हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGP 010 संघर्ष प्रबंधन, रूपांतरण और शांति निर्माण, इग्नू यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो आपका पेपर है 2 घंटे का 50 नंबर का आता है। इसमें आपके 2 भाग होते हैं, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। दोनों भाग में आपके 5-5 क्वेश्चन होते हैं और आपको टोटल इन 10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। दोनों भाग में से आप दो दो क्वेश्चन करेंगे और जो पांचों क्वेश्चन है आप दोनों भागों में से आप किसी भी भाग में से जो आपको क्वेश्चन आता होगा वो कर लीजिए। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह से आपके 10 में से 5 क्वेश्चन है। चलिए जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। भाग सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6, संघर्ष रूपांतरण को परिभाषित कीजिए। संघर्ष रूपांतरण में प्रयुक्त विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। संघर्ष रूपांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न संघर्षों की जड़ों को बदलने का प्रयास किया जाता है। जैसे विभिन्न संघर्ष हैं जो तत्व संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, जैसे सामाजिक असमानता, अन्याय और भेदभाव। इन चीजों को समाप्त करके संघर्ष को टालना ही संघर्ष रूपांतरण कहलाता है। इसका उद्देश्य केवल संघर्ष को समाप्त करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाकर न्याय, शांति और संतुलन की स्थापना करना होता है। ये दीर्घकालिक समाधान की दिशा में कार्य करता है। संघर्ष रूपांतरण में प्रयुक्त विभिन्न दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण है रचनात्मक दृष्टिकोण। रचनात्मक दृष्टिकोण के समर्थक विचारक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता को समाप्त करने पर केंद्रित करते हैं और ये समाज में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता है जिससे संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, इन सभी तत्वों को समाप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। उद्देश्य जो है इनका शोषणकारी ढांचों में परिवर्तन द्वारा न्याय संगत व्यवस्था स्थापित करना। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण भूमि सुधार और सम्मान प्रतिनिधित्व नीति परिवर्तन जैसा है। सेकंड है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ये पक्षकारों के व्यवहार, संप्रेषण और आपसी प्रतिक्रिया को सुधारने का प्रयास करता है। विश्वास निर्माण, संवाद और हिंसा की रोकथाम पर जोर देता है। तीसरा दृष्टिकोण है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। यह संघर्ष से जुड़ी पहचान, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को समझने और उनके भीतर परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, जिससे संघर्ष को टाला जा सके, यानी संघर्ष को समाप्त किया जा सके। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक सहिष्णुता और सम्मान बढ़ाना है। चौथा दृष्टिकोण है संबंधात्मक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण संघर्ष में शामिल समूह के आपसी संबंधों को सुधारने पर बल देता है तथा विश्वास, सहानुभूति और साझा दृष्टिकोण का निर्माण भी करता है। पांचवा दृष्टिकोण सामुदायिक दृष्टिकोण है। ये स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है और समाधान समुदाय के भीतर से आता है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता संभव होती है, जिससे हम अपने संघर्ष रूपांतरण को बढ़ावा देते हैं। हमने ये बात करी संघर्ष रूपांतरण में प्रयुक्त विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। जिन शार्प की अहिंसा रणनीति किस तरह से हिंसक संघर्ष की स्थिति में शक्ति संबंधों को बदल देती है। जिन शार्प की अहिंसा रणनीति के बारे में जानेंगे। जिन शार्प को आधुनिक अहिंसात्मक संघर्ष का मैकियावेली कहा जाता है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सत्ता शासकों की इच्छा से नहीं, बल्कि जनता की सहमति से चलती है। चाहे शासक जितने भी यत्न कर ले, उसकी इच्छा नहीं, बल्कि शासन जो है जनता की सहमति से चलता है। यदि जनता सहयोग करेगी, करना बंद कर दे, तो सत्ता की नींव हिल जाती है। जब तक सत्ताधारी को जनता का समर्थन मिला रहता है, सत्ता बनी रहती है, और जब जनता का उसमें से भरोसा हट जाता है तो वो सत्ता हिल जाती है, यानी गिर जाती है। उनकी अहिंसात्मक रणनीतियां सत्ता और जनता के बीच के शक्ति संबंधों को उलटने में सक्षम होती है। अब अहिंसा की रणनीति और शक्ति संबंधों में बदलाव। पहला, शक्ति की अवधारणा का पुनर्परिभाषण। शार्प के अनुसार सत्ता कोई स्थायी वस्तु नहीं है, क्योंकि सत्ता कुछ वक्त के लिए होती है और सत्ताधारी को जब तक जनता का समर्थन मिलता है, जब तक सत्ता बनी रहती है। बल्कि संबंध है जो जनता के सहयोग पर निर्भर करता है। जब लोग सहयोग बंद कर देते हैं तो सत्ता स्वतः ही कमजोर हो जाती है। सेकंड है अहिंसक असहयोग। अहिंसा की रणनीति और शक्ति के संबंध में बदलाव। अहिंसक सहयोग भी है। करों का बहिष्कार,
श्रम हड़ताल, प्रशासनिक अवज्ञा जैसे उपायों से शासन की प्रशासनिक मशीनरी जाम हो जाती है। अगर सत्ता को या प्रशासन को करों का बहिष्कार करा जाए, श्रम हड़ताल पर हो जाए, प्रशासनिक अवज्ञा जैसे उपाय से प्रशासन ठप हो जाता है। इससे सत्ता के आधारभूत स्तंभ टूटते हैं और सत्ता असहाय असहाय हो जाती है। तीसरा है नैतिक वैधता को चुनौती। अहिंसक आंदोलन अत्याचार को उजागर कर शासक की नैतिक वैधता को कमजोर करता है। जनता, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यहां तक कि सत्ताधारी वर्ग के लोग भी समर्थन वापस लेने लगते हैं। चौथा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अहिंसा सत्ता पक्ष को हिंसक दिखाती है जबकि आंदोलनकारियों को नैतिक रूप से श्रेष्ठ बनाती है। यह शक्ति संतुलन को धीरे धीरे उलट देती है जिससे अहिंसा को बढ़ावा मिलता है। पांचवा है स्थायी सामाजिक परिवर्तन की संभावना। जिन शार्प की रणनीतियां केवल तत्काल जीत पर नहीं बल्कि संस्थागत और व्यवहारिक परिवर्तन पर केंद्रित होती है जो दीर्घकालिक शक्ति परिवर्तन लाते हैं। तो इस तरह से हमने जिन शार्प की अहिंसा रणनीतियों के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। महात्मा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप का सिद्धांत एक नैतिक आर्थिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि संपन्न व्यक्ति अपनी संपत्ति को समाज की धरोहर समझकर उसका उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए करे। गांधी जी के अनुसार पूंजीपति ट्रस्टी यानी संरक्षक के रूप में कार्य करे, ना कि शोषक के रूप में। जब पूंजीपति इन संपत्ति का प्रयोग एक ट्रस्ट या कल्याण के रूप में जनता के लिए करेगा तो जनता का उद्धार होगा जिससे समाज में अहिंसा का माहौल बनेगा और समाज में समानता की स्थापना हुई। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता पहला है संपत्ति का नैतिक उपयोग। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को पाने के लिए हमें संपत्ति का नैतिक उपयोग करना पड़ेगा। निजी संपत्ति को पूरी तरह समाप्त करके उसे समाज के लिए उपयोग बनाया जाए जिससे ट्रस्टीशिप सिद्धांत को प्राप्त कर सके। सेकंड है शोषण मुक्त समाज। श्रमिकों और गरीबों का शोषण ना हो बल्कि उनके हित में पूंजी का उपयोग हो जिससे शोषण मुक्त समाज की स्थापना होगी। तीसरी विशेषता है स्वैच्छिक सहयोग। यह सिद्धांत बलपूर्वक नहीं बल्कि नैतिक आग्रह और आंतरिक विवेक पर आधारित है जिससे स्वैच्छिक सहयोग को बढ़ावा मिले। फोर्थ है वर्ग समन्वय की भावना। पूंजीपति और श्रमिक के बीच संघर्ष की जगह सहयोग और सामंजस्य को प्रोत्साहन देना। ये जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है इसमें जो पूंजीपति वर्ग है अपनी संपत्ति का प्रयोग इस तरह से करे ताकि जनता का शोषण ना होकर बल्कि जनता का विकास हो जिससे पूंजीपति और श्रमिक के बीच में संघर्ष की जगह सहयोग और तालमेल को बढ़ावा मिले। पांचवा नैतिक पूंजीवाद। ये एक प्रकार का नैतिक पूंजीवाद है जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के भले के लिए करता है। इस तरह से ये हमने गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के बारे में हमने बात करी। अब बात करते हैं 9 क्वेश्चन है शांति निर्माण को परिभाषित कीजिए। शांति निर्माण में प्रमुख बाधाओं को इंगित कीजिए। शांति निर्माण को परिभाषित कैसे करते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। शांति निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संघर्षग्रस्त समाजों में दीर्घकालिक शांति, न्याय और स्थिरता की स्थापना की जाती है। शांति निर्माण स्थापित करने में विभिन्न तत्वों का प्रयोग करके यानी विभिन्न साधनों का प्रयोग करके हम स्थायी शांति स्थापित करते हैं। इसका उद्देश्य केवल हिंसा को समाप्त करना नहीं बल्कि संघर्ष की जड़ों जैसे असमानता, न्याय और सामाजिक विभाजन को समाप्त कर सकारात्मक शांति की स्थापना करना है। शांति निर्माण का उद्देश्य एक लंबे समय तक शांति स्थापित करना और हिंसा को खत्म करना है। शांति निर्माण की प्रमुख बाधाएं, हम जो शांति निर्माण कर रहे हैं उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही है। पहला, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। सरकार या सत्ताधारी वर्ग द्वारा संघर्ष समाधान को प्राथमिकता न देना जिसकी वजह से शांति निर्माण स्थापित नहीं हो पाती है लंबे समय तक। सेकंड है सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन। जातीय, धार्मिक या भाषाई विभाजन घेरे हो तो पारस्परिक विश्वास स्थापित करना कठिन होता है। तीसरा, आर्थिक असमानता और गरीबी। यानी शांति निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है कि आर्थिक असमानता और गरीबी, संसाधनों की असमान उपलब्धता और बेरोजगारी शांति को कमजोर करती है। तीसरी बाधा है हिंसक समूहों की सक्रियता। आतंकवादी संगठन, सशस्त्र विद्रोही और बाहरी हस्तक्षेप शांति निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करते हैं जिससे शांति स्थापित होने में बाधा उत्पन्न होती है।
पांचवा, भ्रष्टाचार और कमजोर संस्थाएं, न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की अक्षमता या पक्षपातपूर्ण रवैया शांति स्थापना में रुकावट बनता है। पांचवी बाधा है मानवाधिकारों का उल्लंघन। जब नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं होते तो सामाजिक असंतोष और असुरक्षा बनी रहती, जिससे शांति स्थापित नहीं हो पाती। सेवंथ है बाधा है शरणार्थी संकट और विस्थापन। आंतरिक विस्थापन और प्रवासन सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ाते हैं, जिससे शांति स्थापित होने में बाधा उत्पन्न होती है। इस तरह से हमने शांति निर्माण की परिभाषा और उसके शांति निर्माण में आने वाली बाधाओं के बारे में बात करी। अब बात करते हैं 10 क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है नागरिक समाज या परिवर्तनकारी दृष्टिकोण पर एक टिप्पणी लिखिए। नागरिक समाज वे समाज होता है जो एक नागरिक नहीं बल्कि नागरिकों के समूह द्वारा बनाया जाता है। नागरिक समाज में रहकर अपने आचरण को शुद्ध करता है और समाज में विभिन्न कार्य करता है और समाज से बहुत कुछ सीखता है। नागरिक समाज का परिवर्तनकारी दृष्टिकोण इसे केवल सरकार और बाजार के बीच की एक मध्यस्थ शक्ति न मानकर सामाजिक बदलाव का सशक्त मानता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार नागरिक समाज जैसे गैर सरकारी संगठन, सामाजिक आंदोलन, स्वैच्छिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं और जागरूक नागरिक सामाजिक अन्याय, भेदभाव और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पहला है सामाजिक न्याय का संवाहक। नागरिक समाज हाशिए पर खड़े समूह की आवाज बनकर समानता और न्याय की दिशा में कार्य करता है। सेकंड है सत्ता का संतुलन। नागरिक समाज सत्ता का संतुलन स्थापित करता है। यह राज्य और बाजार की शक्ति को संतुलित करता है और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। तीसरा है लोकतांत्रिक भागीदारी। नागरिक समाज नागरिकों को नीति निर्माण और क्रियान्वयन में भागीदारी बनाता है। चौथा है वैकल्पिक विकास का समर्थन। यह विकास के ऐसे मॉडल को बढ़ावा देता है जो समावेशी, टिकाऊ और मानवीय हो। पांचवा है जागरूकता और सशक्तिकरण। जनता को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर सामाजिक परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करता है। छठा है विरोध और सुधार की भूमिका। नागरिक समाज सामाजिक कुरीतियों और अन्याय के विरुद्ध संगठित विरोध कर सुधार की प्रक्रिया को गति देता है। तो इस तरह से हमने बात करी 10वें क्वेश्चन की, नागरिक समाज या परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।